शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे कांग्रेस पार्टी के सबसे अनुभवी नेता को, एक सीनियर लीडर को। प्लीज वेलकम राज्यसभा में विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आजाद। आपकी अदालत में आज के इस खास मुकदमे के लिए हमारे जज हैं जाने माने पत्रकार, राज्यसभा के मेंबर HK दुआ। इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज HK दुआ की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, अदालत की कार्रवाई जारी की जाए। और इससे पहले आजाद साहब, आप पर पहला इल्जाम लगे, सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे गुलाम नबी आजाद के पॉलिटिकल करियर पर। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। राज्यसभा में विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आजाद पिछली सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे। गुलाम नबी आजाद ने सक्रिय राजनीति कांग्रेस के ब्लॉक सचिव के तौर पर शुरू की थी। 1982 में गुलाम नबी आजाद इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री बने। लंबे पॉलिटिकल करियर में गुलाम नबी आजाद ने कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 2005 में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने। गुलाम नबी आजाद को ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के लिए जाना जाता है। ये 9 बार AICC के जनरल सेक्रेटरी रहे और 18 साल से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। अनुभवी गुलाम नबी आजाद आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। कांग्रेस पार्टी के इतने अनुभवी नेता हमारे बीच हैं, मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम गुलाम नबी आजाद पर। आपकी अदालत में विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी द्वारा की जा रही सरकार की आलोचना में दम नहीं है। आजाद साहब, सरकार ने 1 साल पूरा किया है। कांग्रेस के लोग 13 जगह पर मीडिया से बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सब्सटेंस नहीं है। अब कपिल सिब्बल साहब गाना गा रहे थे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हम खो ना जाएं कहीं। और राज बब्बर साहब को देखा, वो ये कह रहे थे कि मोदी जी के लिए कि सजन व बैरी हो गए हमार। क्या है ये? उन्होंने शायद 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बीच में कुछ गाने से उन्होंने शुरुआत की होगी। और लोकतंत्र में यही एक रास्ता है जहां आप सरकार की गलतियां, सरकार की कमज़ोरियां, सरकार की कोताहियां, सरकार ने जो वादे किए हैं जनता से, अगर वो नहीं पूरे किए तो उनको आप याद भी दिलाते हैं और सरकार उससे अपनी गलतियों को ठीक भी करती है। आप कहाँ याद दिला रहे हैं? राहुल गांधी हर रोज कहते हैं ये सूट बूट वाली सरकार है। राहुल गांधी जी ने अगर 10 बातें की तो उसमें सूट बूट उस सूट से जुड़ा है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4.5 करोड़ का, पहली दफा हमने सुना कि 4.5 करोड़ का भी सूट होता है, तो इसलिए वो वहां से शुरू हो गया कि ये सूट बूट की। और कभी ये भी नहीं सुना कि प्रधानमंत्री जी अपने नाम का ही लिखा हुआ स्पेशल बनाया हो बनाए। और जब वो नीलाम हुआ कोर्ट, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, 4.5 करोड़ रुपए का वो सूट उस सूट से जुड़ा है। नहीं, वो हर रोज कहते हैं और इसलिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें चल रही जिसमें राहुल गांधी ने भी सूट पहना हुआ है, राजीव गांधी ने भी सूट पहना हुआ है और काफी महंगे सूट हैं उनके भी। हाँ, लेकिन 4.5 करोड़ का तो शायद हिंदुस्तान ने, दुनिया ने पहली दफा सुना कि 4.5 करोड़ का भी सूट होता है। हमने भी सुना, मैंने भी सुना था आज तक 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, लेकिन 4.5 करोड़ का तो नहीं सुना। ये तो शायद ये तो पहली दफा सुना। तो इसलिए 4.5 करोड़ यकीनन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। लेकिन जब क्रिटिसिज्म करते हैं बार बार, एक जुमला सूट बूट की सरकार और दूसरा वो
राहुल गांधी बार बार कहते हैं ये उद्योगपतियों की सरकार है। मैंने कहा कि कुछ उद्योगपतियों, और ये हद सच है, मैं उन उद्योगपतियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। क्यों नहीं नाम लेना चाहते? न राहुल गांधी नाम लेते हैं, न आप नाम लेते हैं, कहते हैं उद्योगपति चला रहे। जो आदमी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, हम हमेशा पार्लियामेंट में ऐसा हमेशा बोलते हैं कि जो डिफेंड नहीं कर पाए न सदन में, सदन से बाहर, उनका हम नाम नहीं लेते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जहाँ भी गए हैं तो 2-3 बिजनेसमैन हैं, वो हैं जो उनके साथ हमेशा जाते हैं, उसी होटल में रहते हैं और उसी फ्लोर में रहते हैं। तो ये आदमी का चिपक जाना, पहले तो आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि इनके वक्त में जा रहे, पहले प्रधानमंत्रियों के साथ भी बिजनेस टूर जाते थे, लेकिन बहुत बड़े जाते थे, 40-50, और फिर अगली टूर में बदल दिए जाते थे, अगली टूर में दूसरे को बदल दिए जाते थे, जैसे मीडिया को लिया जाता था बदल दिए जाते थे। यहाँ 2-3 लोगों को ही लिया जाता है दुनिया के हर टूर पर, और उस दुनिया में जो भी उस देश के साथ बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं वो उसके हिस्सेदार है, वो उन्हीं के कंपनीज को यहाँ जाता है, इसलिए आपत्ति है। लेकिन ये सारी बातें हवा में हैं, किसी ने किसी उद्योगपति का नाम नहीं बताया, किसने कौन सी डील हुई उसका नाम नहीं बताया। रोज रोज ये कहना कि उद्योगपतियों, क्या कांग्रेस की जब सरकार थी, 10 साल मनमोहन सिंह सरकार रही, आप उसमें मंत्री रहे, क्या किसी उद्योगपति को सरकार ने जमीन नहीं दी? हमारे वक्त में भी कुछ उद्योगपतियों को जमीन मिली, हमारे वक्त में भी हमने गांव की सड़कें बनवाई, हर विलेज को कनेक्ट करने का पहला काम ये कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हिंदुस्तान के पूरी लिस्ट है। पूना में कितनी जमीन दी, किस कंपनी को दी, मुंबई में कितनी, मैं उसी पर गांव में कितनी दी? मैं उसी लिए आता हूँ। ये अपने अनुभव के आधार पर ही मैं आपको बताऊंगा कि जब जमीन कोई भी प्राइवेट कंपनी लेती है, उद्योगपति लेता है, तो उसको अगर 10 एकड़ की ज़मीन ज़रूरत हो तो वो 200 एकड़ ले जाता है, और 200 एकड़ जो ही वहाँ बनना शुरू हो जाता है, वो उद्योग या कोई हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो उस ज़मीन की कीमत 10 गुना हो जाती है। तो फिर उसको उद्योग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो उसी 200 एकड़ में से 190 एकड़ बेच देता है और करोड़पति होता है। इसीलिए हमने कानून लाया, चाहे पूना में दी हो, बंबई में दी हो, कहीं भी हो, कि आने वाले वक्त में उद्योगपतियों या उन पूंजीपतियों या के लिए जो चाहते हैं दुगनी ज़मीन लेते हैं, 10 गुना ज़मीन लेते हैं और उसको बाद में बेचते हैं, उसके लिए 2 चीज़ें हमने मोटी मोटी कर ली। जो 2013 में हमने लैंड एक्विजिशन बिल लाया कि एक तो वहाँ के जो ज़मींदार हैं उनको 70 से 80% लोगों की कंसेंट होनी चाहिए कि आप ये ज़मीन ले लो, और दूसरा मार्केट लेवल से, मार्केट में जो उसकी ज़मीन की कीमत है आपको इजाज़त दी उन्होंने 70 से 80% लोगों ने कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, फिर मार्केट लेवल से आपको 4 गुना उनको मुआवजा देना है। और तीसरी जो बड़ी चीज़ थी कि 5 साल में अगर वहाँ आपने उद्योग नहीं लगाया, इंस्टीट्यूशन नहीं लगाया, तो आपको ये ज़मीन वापस करना होगी उस किसान को जिसकी आपने ज़मीन ली। इसी पर तो पूरा झगड़ा है आज लैंड एक्विजिशन। इस गवर्नमेंट ने वो तमाम चीज़ें हटा दी। मैं आपको प्रधानमंत्री की बात पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने जो रेडियो पर कहा किसानों से, मैं डंके की चोट पर आपको कहना चाहता हूं कि नए अध्यादेश में कोई निजी उद्योगकार को, निजी कारखाने वाले को, निजी व्यवसाय करने वाले को ज़मीन अधिग्रहण करने के 2013 में जो कानून बना था, जितने नियम हैं वो सारे नियम लागू होंगे, और कॉरपोरेट के लिए कानून 2013 का जैसा था वैसा लागू रहेगा। ये झूठ फैलाया जा रहा है, हम 1 इंच ज़मीन भी किसी प्राइवेट कॉरपोरेट को नहीं देंगे। लेकिन जो कानून है वो अलग है, जो कानून है, जो बिल है, वो बिल्कुल उसके, उन्होंने रेडियो पर कहा कि वही उद्योगपतियों का जहाँ तक सवाल है वही कानून है। जो बिल है वो टोटली डिफरेंट है। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम तो पार्लियामेंट में ज़बानी कौन क्या नेता कहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री भी ज़बानी कुछ कहें, उस पर यकीन नहीं करते हैं। पार्लियामेंट में लिखित के बिल में क्या लिखा है उस पर हम यकीन करते हैं, और जो बिल है उसमें ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। उसमें ये कंसेंट हटा दिया गया है, उसमें कंसेंट क्लॉज ही हटा दिया गया, उसका 5 साल से उसको 10 साल कर दिया गया। 5 साल का उन्होंने लिखा है। ये बताया जा रहा है कि भूमि जो एक्वायर की गई वो 5 साल में वापस करने वाले कानून को हटा दिया गया है। ये ठीक नहीं है। हमने कहा कि जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये पक्का करो कितने साल में इसको पूरा करोगे।
उस साल में अगर पूरा नहीं होता तो वही होगा जो किसान चाहेगा। हमने समय सीमा बांध दी है। सवाल ये है कि अगर ये बिल की शक्ल में आता है तो फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं है, लेकिन बिल की शक्ल में नहीं है। तो मुझे लगता है आज यहाँ झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए। वो जो प्रधानमंत्री कह रहे हो, आप कह रहे हो, वो तो सही बात है। वो बिल लाएं, वो 70 से 80% कंसेंट क्लॉज लाएं, वो 10 साल के बजाय 5 साल वाला लाएं, वो 4 गुना उसका मुआवजा मिल जाए तो झगड़ा खत्म है। लेकिन वो ज़बानी रेडियो या टेलीविज़न से नहीं कहना होगा, वो बिल की शक्ल में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पेश होना चाहिए। एक और आलोचना प्रधानमंत्री की बार बार हो रही है, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं को लेकर के। राहुल गांधी कहते हैं कि आजकल प्रधानमंत्री भारत आए हुए हैं, कभी उन्हें वो एनआरआई कहते हैं। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से भारत से बाहर जाते हैं और जिस माननीय प्रधानमंत्री जिस भाषा का वहाँ प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस पर आपत्ति नहीं। उनकी आपत्ति यह है कि वो इतना ज्यादा क्यों बाहर जाते हैं। अब जब उतना ज्यादा जाएंगे तो कुछ न कुछ बोलना है, और जितना ज्यादा बोलोगे उतनी गलतियां हो जाती हैं। आजाद साहब, मैंने कुछ फिगर्स निकाली, रिसर्च किया। मनमोहन सिंह अपने जो दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने, जब 5 साल थे, 2009 से 2010 के बीच में मनमोहन सिंह 42 दिन पहले साल में विदेश में रहे और नरेंद्र मोदी 57 दिन रहे। 15 दिन का फर्क है। और इस फर्क की वजह से प्रधानमंत्री को एनआरआई कह दें, प्रधानमंत्री का यह कह के मजाक उड़ाएं कि वो आजकल भारत दौरे पर आए हुए हैं। मुझे उनके बाहर जाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे उनके वहाँ जाने पर ये कहने में ज़रूर आपत्ति है, उस धरती पर अपने देश की अपोजिशन पार्टी की आलोचना की। अच्छा, ये तकलीफ है कि कांग्रेस को वहाँ उन्होंने है कोई भी पर, क्योंकि आप विदेश में जब जाते हो तो आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर की तरफ से नहीं जाते हो, आप हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता के प्रतिनिधि की तरह जाते हो। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। और अभी सबसे आपत्तिजनक चाइना में और मंगोलिया में जो एनआरआईज हैं हमारे भारतवासी, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल पहले तुम्हें शर्म आती थी कि तुम हिंदुस्तानी हो। ये कौन सी बात है? 1 साल पहले किसको शर्म आती थी कि वो हिंदुस्तानी है? लेकिन 1 साल से जब बीजेपी सरकार आई, तुम गौरव महसूस करते हो कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन 1 साल पहले तक तुम कहते थे हमने कौन सा पाप किया था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैंने तो ऐसा नहीं देखा। मैं भी दुनिया भर में घूमा हूँ, मैं भी 35 साल से पार्लियामेंट हूँ और मिनिस्टर रहा। मैंने भी 100 से ज़्यादा देश में घूमा हूँ। मुझे कोई भारतीय वासी नहीं मिला, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, ईसाई, जिसने ये कहा हो कि हमने कौन सा पाप किया था, हम भारत से विदेश में आए थे। क्यों तब भी हुकूमतें थी, चाहे वो अटल जी की हुकूमत थी तब भी किसी ने नहीं कहा हमारी हुकूमत थी। तो ये कहना कि 1 साल पहले तक भारतीय अपने आप को शर्म महसूस करते थे कि वो हिंदुस्तानी है, वो कह नहीं सकते, लेकिन आप गौरव से कह सकते हैं। तो इस तरह की ये विदेश में ये भाषा नहीं देती माननीय प्रधानमंत्री जी को। ये तो मैं सोचता हूं कि कोई छोटे ब्लॉक लेवल का, लेकिन वो तो कहते हैं कि विदेशों से जो अचीवमेंट किया, जो यूरेनियम लाए, जो पावर प्रोजेक्ट्स किए, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स उन्होंने किए, उसके बारे में कभी कोई तारीफ नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि जैसे आप चाइना गए, चाइना की अभी रिसेंट विजिट ही पकड़े, क्या हुआ चाइना में? राजीव गांधी गए थे चाइना 1988 में। आपको मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमेशा चाइना कहता है ये हमारा है, आपने ले लिया उसको। राजीव गांधी ने 15 दिन पहले चाइना जाने से पहले या 1 महीना पहले से अरुणाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी थी उसको स्टेट का दर्जा दिया, स्टेट बनाया। और लोग समझते थे कि अब स्टेट बनाया तो इन्होंने तो बिल्कुल रेड रैग दिखाया चाइना को। लेकिन गए, अपनी टर्म्स पे बात की और बॉर्डर इशू को लेकर बात की, और उनको ये मुद्दा उठाने ही नहीं दिया कि आपने अरुणाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा दिया। यहाँ क्या होता है? यहाँ 4 चीज़ें होती हैं माननीय प्रधानमंत्री के चाइना जाने से पहले। सबसे पहले जब
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जब राष्ट्रपति चाइना के यहाँ आते हैं पिछले साल, तो उनके होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिजिजू, वो अरुणाचल प्रदेश के हैं, और उस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम को बताया गया कि आप प्रधानमंत्री ने जो डिनर दिया है चीन के राष्ट्रपति के लिए, आप उसमें नहीं आना, कहीं वो राष्ट्रपति चयन का वहाँ आपत्ति नहीं लगाना चाहे कि आपने अरुणाचल प्रदेश का यहाँ सेंटर में मिनिस्टर बना है। अभी चीन जाने से पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह जी वहाँ जाने वाले थे दलाई लामा से मिलने के लिए। दलाई लामा को चीन वाले पसंद नहीं करते, लेकिन कहीं चीन वाले नाराज़ ना हो, उन्होंने अमित शाह जी ने दलाई लामा से जो मीटिंग तय थी, डेट था, टाइम था, वो कैंसिल कर दी थी। इसी तरह से हमारी हुकूमत ने 90,000 की एक नई फोर्स, जिसको हम माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स कहते थे, मंजूर की थी 46,000 करोड़ से। वो जो चीन की तरफ से इनकर्शंस हो रहे हैं, घुसपैठ हो रही है हमारे अलग अलग हिस्सों में, लद्दाख में, उससे लड़ने के लिए जो माउंटेन एक स्ट्राइक कॉर्प्स बने थी 90,000 लोगों की, उसको चीन जाने से पहले ये हमारी सरकार ने उसको अभी 50% कम कर दिया, 90,000 से लेकर 45,000, ताकि वहाँ चीन नाराज़ नहीं हो जाए। चीन से अभी जो एग्रीमेंट हुए उसके बारे में बहुत, आप जैसे आपने खुद बताया कि बहुत एग्रीमेंट हुए, बहुत पैसा लाया जा रहा है। क्या पैसा लाया रहा? 22 मिलियन US डॉलर के एग्रीमेंट हो गए अभी। 22 बिलियन 22 बिलियन के एग्रीमेंट हुए भारत के बीच में और चीन के बीच में, और वो सरकार को नहीं मिलना है, वो तो बिजनेस लगाने के लिए यहाँ बिजनेस वाले। लेकिन एक महीना पहले, 20 अप्रैल टू बी प्रिसाइज, चीन के राष्ट्रपति पाकिस्तान गए, उनको 46 बिलियन US डॉलर दे दिया। मतलब हमसे 24 बिलियन डॉलर, हमसे दुगने से भी 2 बिलियन ज़्यादा दे दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि जो देश 1.5 महीने के अंदर ही हमारा जो दुश्मन देश है उसको 46 बिलियन US डॉलर देता है, और 1.5 महीने के बाद हमको 22 बिलियन US डॉलर के एग्रीमेंट करता है, तो बैलेंस नहीं होता। हमें किस चीज़ पे, अगर हमको 100 बिलियन के साथ एग्रीमेंट होते हमारे साथ, तो हम कहते पाकिस्तान को पीछे रखकर उन्होंने हिंदुस्तान की मदद की है। हमको पीछे रखकर उनकी सबसे प्रायोरिटी अभी चाइना की पाकिस्तान है, हम नहीं है प्रायोरिटी। तो क्या करें, चीन से टकरा जाए? हम टकराने की बात नहीं करते, टकराने की बात नहीं। तो ये कोई, मैं ये कहता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की हैं कि जो कोई नहीं हो सकता। तो हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये होता है आज़ाद साहब, हम देखते हैं प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो जिस तरह से स्वागत होता है, चाइना में जाते हैं जो जिस तरह स्वागत होता है, चाइनीज़ लोग सड़क पे उतर के मोदी मोदी कहने लगते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बताई। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली दफ़ा अमेरिका गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे आए थे, और एयरपोर्ट से लेकर जहाँ उनको ठहरना था, दोनों तरफ से हज़ारों और लाखों की तादाद में थे। जब राजीव गांधी 1985 में पहली दफ़ा चले गए, उनको एयरपोर्ट से लेकर और उनके जहाँ स्थान था वहाँ तक लोग, वहाँ के, यहाँ के नहीं, वहाँ के लोगों ने रिसीव किया। और अमेरिका के पेपरों ने जो उनको स्पेस दिया पहले पेज पे, और कहा गया कि अभी तक किसी प्रधानमंत्री को, किसी देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिया। और अमेरिका के पेपरों ने ये लिखा कि अगर राजीव गांधी आज अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं तो वो किसी भी अमेरिकन लीडर को हरा के अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सलाह दूंगा कि वो ज़रा पुराने प्राइम मिनिस्टरों को कैसे स्वागत मिलता था चाइना में, रशिया में, अमेरिका में, वो निकाले। वो निकालते हैं मनमोहन सिंह का, वो कब गए कब आ गए पता ही नहीं चला।
अब अपनी कर उनको निकालना है उनको। अच्छा, ये जो स्वागत होता है ये तो बेचारे अपने हिंदुस्तानी हैं, उनके स्वागत तो उनको आना ही है, उनको बुलाओ अब डिनर पे। वो हम भी जाते थे, हम प्रधानमंत्री नहीं थे, हम भी मंत्री थे, हम भी बुलाते थे, टूरिज्म मिनिस्टर होते थे, 1000 2000 4000 बुलाते थे। ये कौन सी बड़ी बात? सवाल है कि आपको चीन वाले लोग रिसीव करें, अमेरिका वाले करें, बर्तानिया वाले करें, आपको रशिया वाले आए एयरपोर्ट पे लाखों में, तो रशिया है। ये तो अपने लोगों को आप बुलाओ, खाने पे बुलाओ, किसी उद्योगपति को 4-5 उद्योगपतियों को आप 20 दिन पहले भेजो और कहो कि सब लोगों को जोड़ो और उनको खाना खिलाओ और फिर हमारी मोदी कह दो। ये कौन सी बड़ी बात है? आपने ये तो जिसके पास है, आप कल चाहेंगे, अगर आप चाइना जाएंगे तो मैं कहूंगा 20,000 लोग आएंगे आपको आपका टेलीविजन देखकर। आप क्या कहते हो? आप तो प्रधानमंत्री हैं। आप किसी भी नेबरिंग कंट्री में जाएंगे जहां जहां आपकी अदालत दिखती है, आपको 10,000 से 15,000 और आपको खाने का बिल भी नहीं भेजना पड़ेगा, वो खुद खिलाएंगे। उनको तो उद्योगपतियों से बिल देना पड़ता है। आपने जवाहरलाल नेहरू की, राजीव गांधी की विदेश यात्रा की बात इंदिरा गांधी की इससे कम नहीं थी। इंदिरा गांधी का भी जो हो रहा था। लेकिन अभी राहुल गांधी भी गए थे 56 दिन के लिए, कहां गए थे ये नहीं पता। देखो, राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री है, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका स्वागत कैसे होता है, कोई स्वागत करता है या नहीं करता है, वो 56 दिन कहाँ गए नहीं गए, वो उनसे तब पूछा जाएगा। अभी तो एक कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, वो 56 दिन के लिए चले जाएं और पूरे देश को यह ना पता हो वो कहाँ गए थे। आप दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं। दुनिया का सबसे मशहूर नेता कौन होता है? अमेरिका का राष्ट्रपति, कोई भी हो, और सबसे प्रोटेक्टेड वो भी हो, यही होता। साल में कितनी दफ़ा छुट्टी पे जाता? राजीव गांधी जी पहली दफ़ा जब प्रधानमंत्री बने थे और लक्षद्वीप गए थे, बहुत लोगों ने शोर मचाया था कि छुट्टी पे गए थे। लेकिन यूरोप में जितने भी बड़े बड़े देश हैं, दूसरे बड़े देश हैं, वहाँ तो फ्राइडे को निकल जाते हैं, सैटरडे संडे आप अगर टेलीफोन उठाएंगे, कोई दुनिया का पता नहीं है प्रधानमंत्री और मंत्री का। लेकिन हमारे यहाँ तो कंपैरिजन मोदी जी से होता है ना, वो छुट्टी पर नहीं जाते, ना सोते हैं ना सोने देते हैं। अब फिर वो गलत जगह बैठे, उनको कहीं पहाड़ी पर योगा करना चाहिए। वो कहते हैं कि एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। अब वो इतने साल छुट्टी ले चुके हैं ना, बड़ी लेट आए हैं राजनीति में। उनको 13 साल ही अभी राजनीति में आए हैं। वो 13 साल पहले राजनीति में आए और सीधे प्रधान। और आजाद साहब, राहुल गांधी ने ऐसे वक्त पर छुट्टी ली जब पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होने वाला था। आप पुराने पार्लियामेंट्री, आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का बजट सेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, छुट्टी मेरे ख्याल में ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। छुट्टी हर इंसान को हक है छुट्टी मनाने का। बहुत सारे लोग जो हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, उनको मौका मिलता है रीथिंकिंग का, सोचने का, समझने का, ज्ञान हासिल करने का। और मैं देखता हूं कि उससे बड़ा लाभ हो गया जब से राहुल गांधी जी आए। पार्लियामेंट के भी अंदर एक्टिव हैं, पार्लियामेंट से बाहर भी एक्टिव हैं। इसमें कौन बड़ी बात? यही तो लोग जानना चाहते हैं, कौन सी जगह गए थे जहां से इतना एक्टिव होकर वापस लौटे और भी जा सकते। शायद हमारे जो सरकार के लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि वहां जाएं और एक्टिव होके आ जाएं। आपकी अदालत में विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि कांग्रेस विकास के काम में रोड़े अटका रही है। आजाद साहब, ये इल्जाम सरकार का है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली कह रहे थे कि कांग्रेस का एजेंडा एंटी ग्रोथ है, हम जो भी अच्छे काम करना चाहते हैं उसको अटका देते हैं। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में रहते हैं तो एक बात करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो दूसरी बात करते हैं। एंटी ग्रोथ, एंटी डेवलपमेंट। जब राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किए थे, कंप्यूटर की बात की थी,
तो तब यही भारतीय जनता पार्टी ने उनकी आलोचना की, उनकी निंदा की, उनकी सब पॉलिसीज़ की निंदा की। और आज टेक्नोलॉजी के लिए, आईटी के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गया हिंदुस्तान। जो राजीव गांधी आज से 28 साल पहले, 30 साल पहले जब वो प्रधानमंत्री थे तब बात करते थे, और यही भारतीय जनता पार्टी से। जब नरसिम्हा राव के वक्त में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमने की, हवाई जहाज आने लगे, बाकी आयात और निर्यात पर पाबंदियां कई हटा दी, वो इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। तो तब इसी भारतीय जनता पार्टी में स्वदेशी और विदेशी की बात शुरू की। अभी इन 10 सालों में एफडीआई इंश्योरेंस में हमने जब बात लाई तो किसने अपोज किया? भारतीय जनता पार्टी ने। हमने जीएसटी की बात की, किसने अपोज किया? भारतीय जनता पार्टी ने। हमने जो भी कदम उठाया 2010 में तो एक दिन भी विंटर सेशन नहीं चला। ये शायद 65 साल में रिकॉर्ड होगा कि दिसंबर 2010 में एक दिन सेशन नहीं चला। आप कुल मिला के पिछले 5 साल में देखिए कि सबसे ज्यादा डिस्रप्शन अगर पार्लियामेंट में की है, चाहे लोकसभा और राज्यसभा में, और पार्लियामेंट को अगर चलने नहीं दिया होगा, वो भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप बदला ले रहे हैं? हम बदला नहीं दे रहे, हम बदला नहीं रहे हैं कि वो कल का जरा देख के तो दिखाएं। अगर चाहेंगे तो मैं अभी कुछ दिनों में पार्लियामेंट जब आएगा तो मैं पार्लियामेंट में ही पढ़ूंगा कि कितने दिन और कितने महीने उन्होंने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया और हमारे वक्त में। आजाद साहब, अगर उन्होंने डिस्ट्रप्शन किया था तो आप भी करेंगे, वो कुएं में कूदेंगे तो आप भी कूदेंगे, ऐसे कैसे? मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपने खुद गलती की आप खुद उन्हीं बिलों को जिनको हमने लाया था उनका विरोध करते थे। आज फिर हमने जो जीएसटी लाया उसका विरोध क्यों करते थे? ये अब उसी को क्यों ला रहे हैं? उसमें अमेंडमेंट क्यों लाई? जो हमने लाया था, जो इंश्योरेंस की हमने लाए थे, उसमें फिर आपने क्यों अमेंडमेंट लाई? नीतियां देखें तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी कह रहे थे कि वो जो नीतियां अपना रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, हमारे प्लान है, जीएसटी आपका है, आधार कार्ड आपका है, एफडीआई आपका है, डिजिटल इंडिया जिसका आप कह रहे थे वो राजीव गांधी लाए थे। अगर ये सरकार वही नीतियां ला रही है जो आपकी नीतियां थी, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? उसमें अमेंडमेंट ला रही है, उसमें अमेंडमेंट ला रही है। अगर हमने खाना अच्छा बनाया है, आप खा सकते हो बड़ी अच्छी तरह से, नमक बराबर है, तेल बराबर है, मिर्च बराबर है, ये एक मिर्ची का थोपा उठाकर उसमें डालते हैं, कहो कि ये बनाओ, ये वही है, वो खाया नहीं जाता, वो नमक ज्यादा डाल रहे हैं। वो जिस सूरत में, जिस शक्ल में हमने लाया था ना, उसी शक्ल में लाओ। अपनी कड़छी डालते हैं तो अपनी कड़छी डालने से वो खराब हो जाता है। अब जनता ने उनको चुना है, एक पार्टी की सरकार आई है 30 साल बाद, तो अपनी कड़छी तो डालेंगे। अब कड़छी अपनी कड़छी डालें वो, लेकिन उसके लिए जरा मेहनत करें ना, खुद सब्जी लाएं बाजार से, खुद बनाएं। ये दूसरे के बने बनाए को कड़छी डालना, ये तो गलत बात है ना। अपना तैयार करें ना, अपना तैयार करें। अभी तक इन्होंने एक साल में मैं आपको बताऊंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कारगिल से लेकर, सबसे पहले वहीं से शुरू किया था, बिजली के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, जम्मू से कटरा की रेलवे, उधमपुर से कटरा की रेलवे, कश्मीर में हाइडल प्रोजेक्ट, लेह में हाइडल प्रोजेक्ट, जो वारशिप है आईएनएस विक्रमादित्य, मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टील प्लांट्स, थर्मल प्लांट्स, रेल प्रोजेक्ट्स, जितने भी आज एक साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने या मंत्रियों ने कारगिल से लेकर, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और समंदर के नीचे बम्बई में पनडुब्बियों से लेकर और आकाश तक जितने सैटेलाइट गए हैं, ये सब यूपीए 1 यूपीए 2 के बने हुए हैं। अभी तक कोई नया शुरू पनडुब्बियां आपने बनाई, शिप आप लेके आए, पावर प्रोजेक्ट्स आपने लगाए, रेल आपने चलाई,
तो मनमोहन सिंह जी उद्घाटन करना क्यों भूल गए? उद्घाटन होना नहीं, हमने इतनी चीजें की हैं। मैं आपको बताऊं, जो मैंने पढ़ा एनालिसिस से निकला कि प्रोजेक्ट तैयार थे और मनमोहन सिंह जी जाना ही नहीं चाहते थे वहां। ये भी नहीं जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी हर जगह जाए। मैं ये कह रहा हूं कि यूपीए अगर इतनी बेकार थी, इतनी निकम्मी थी, तो ये प्रोजेक्ट कहां से आसमान से बन के उतर आ गए एकदम, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। मेरे पास में बराक ओबामा का, अमेरिका जो राष्ट्रपति है, उनका एक स्टेटमेंट है जो टाइम मैगजीन में उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े सुधारक हैं, रिफॉर्मर हैं। उनके पास में गरीबी कम करने की, शिक्षा के विस्तार करने की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बेहतरीन योजनाएं हैं, लेकिन सारी योजनाओं को राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद अटकाते हैं। एजुकेशन पे आपने बहुत अच्छा बताया कि शिक्षा की तरफ ध्यान देते हैं, बहुत अच्छा है। शायद मोदी साहब को ये नहीं मालूम कि पिछले साल के मुकाबले में या हमारे बजट के मुकाबले में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इस साल है, जो प्राइमरी एजुकेशन का बजट है, वो 10,186 करोड़ बजट कम हुआ है। 10,186 करोड़, तो 10,681 करोड़ आप पिछले साल के मुकाबले में आप बजट कम करो और आप शिक्षा की तरफ ध्यान देखो। आप महिलाओं की तरफ आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा ध्यान। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो हमारे बच्चों की, हमारी बहनें हैं यहाँ, बच्चों के लिए जो हमारी स्कीम थी, उसमें से सेंट्रल बजट में से 9,858, तकरीबन 10,000 करोड़ बजट कम कर दिया। और वुमेन एंड चाइल्ड की जो मिनिस्ट्री है, उसमें भी तकरीबन 10,000 करोड़ बजट कम हुआ है। शेड्यूल कास्ट सब प्लान में 13,000 करोड़ बजट कम हुआ है। ट्राइबल जो सब प्लान है, उसमें 7,000 करोड़ बजट कम हुआ है। और पंचायती राज जो बहुत ज़रूरी है, उसमें 98% बजट कम हुआ है। तो कौन से बच्चों की पढ़ाई और कौन से, शायद ओबामा जी उनको अभी ये मालूम नहीं है उनको बजट में क्या होता है और भाषण में क्या होता है। यही मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी भाषण में एक चीज करती है, लेकिन असली जमीन पे दूसरी चीज। आप कह रहे हैं कि सरकार ने साल भर में महिलाओं का बजट कम कर दिया, हाँ, शिक्षा का बजट कम कर दिया, इरिगेशन का बजट कम कर दिया, एग्रीकल्चर का, ट्राइबल का बजट कम कर दिया, हेल्थ का। तो खर्चा कहाँ कर रहे हैं? ये खर्चा घूमने पे कर रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि साल भर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोई तो अच्छा काम किया होगा। अब वो दिखाएं जबानी। यही तो प्रॉब्लम है कि अगर टेलीविजन और रेडियो सुनेंगे लगता है सब कुछ किया है, लेकिन दिखाने के लिए तो कुछ अच्छा, भी नहीं उनके जो दावे हैं वो मैं आपको बताता हूं। मैं कोई सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि जनधन योजना शुरू की है, जिसमें 15 करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट खोले हैं और 5,000 करोड़ रुपया लोगों ने जमा किया। सवाल है कि जनधन योजना चाहे 15 करोड़ ने की है, ये देखना होगा कि ये अकाउंट 5 करोड़ या 5,000 करोड़ किसी उद्योगपति का ये बताते हैं कि जिसके पहले ही ये बैंक अकाउंट थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 95% लोगों ने बैंक अकाउंट इसलिए खोले थे कि उनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब वो चेयरमैन थे कैंपेन कमेटी के और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस यूपीए सरकार असफल हुई है ब्लैक मनी विदेश से लाने में और वो नहीं लाना चाहती है। तो मैं पहले 100 दिन के अंदर वो ब्लैक मनी 600 लाख है या कितने लाख, वो आंकड़े बदलते थे हर मीटिंग में, वो लाऊंगा और वो हर भारतवासी के अपने अकाउंट में 15 लाख रुपए चले जाएंगे। तो ये 15 करोड़ में से ये 15 करोड़ जनधन योजना में जिनके अकाउंट खुले हैं, यकीनन ये 14 करोड़ वही हैं। आप देखेंगे कि उनमें अभी आशा लगाए के बैठे हैं कि वो 15 लाख रुपया उनके अकाउंट में कब जमा होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी लाएंगे। वो कह रहे हैं कि अभी ब्लैक मनी वापस लाने का प्रोसेस शुरू हुआ है, आएगा थोड़े दिन में। आएगा, 100 दिन अभी नहीं हुए। 100 दिन तो अभी नहीं हुए। और दूसरी योजना का जिक्र करते हैं, 12 रुपए में एक्सीडेंट इंश्योरेंस,
और लाइफ इंश्योरेंस 330 रुपए में सालाना, और इसमें अब तक 6 करोड़ लोगों ने ऑप्ट किया है। मैं अभी ऑप्ट किया है, दिया कितने हैं? मैं कल एक पेपर पढ़ रहा था, इंग्लिश पेपर दिल्ली का, कि 43 में से 43 लोगों ने कहीं एक्सीडेंट और उनकी डेथ हुई है, अभी उसमें से एक को मिला है। तो सवाल यह है कि स्कीम आप बनाते हैं, जब एक साल में, अभी ये भी नहीं कहता हूं कि भाई जल्दी एक साल में ही बताएं, अगले साल पता लगेगा कि इसमें जितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई या वैसे तरीके से डेथ हुई, तो उनको कितना मिले। तो अभी तो खाली योजना ही है। तो कोई उपलब्धि है क्या नहीं इनकी एक साल? अभी आप खुद बता रहे हैं कि अभी कितनी आए हैं 96, दिया तो नहीं है ना अभी किसी को, एप्लीकेशन आई है जी। 6 करोड़ लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया है, दिया अभी एक को भी नहीं है, तो अप्लाई कर रहे हैं। उनका एक और दावा है, उनका कहना है कि जब हम सरकार में आए थे तो अखबारों में खबरें छपती थी, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, आदर्श का घोटाला, पोल का घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का, लेकिन पिछले एक साल में एक भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप इस सरकार पर लगा नहीं। यूपीए 5 साल, यूपीए 1 5 साल थे। यूपीए 1 में आपको या आज की गवर्नमेंट एक पॉइंट भी एक शिकायत करने का मौका मिला किसी को? 5 साल, ये तो अभी 1 साल की बात कर रहे हैं। हमने वो तमाम जगहें मजबूत की जहां सरकार की कमजोरियों को पकड़ा जा सकता था। हमने आरटीआई लाया। इस गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से, जहां से आपको खबर आती है, जहां से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि कहां करप्शन हो रही है, कहां स्कैम हो रहा है, उसका गलाई घोंट दिया। 1 साल से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 3 इंफॉर्मेशन कमिश्नरों की जगहें खाली हैं, भरी नहीं गई हैं। यहां आरटीआई को इतला जाती है और आरटीआई आपके जरिए आती है। 37,000 एप्लीकेशन, अर्जियां अभी उनके ऑफिस में पड़ी हैं, लेकिन 1 साल से न चीफ है न मेंबर है। आपको कहां से पता चलेगी? क्या मालूम इन 37,000 में से 1,000 स्कैम छुपे होंगे कि कितने छुपे होंगे, किसको मालूम? ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। आप वो एजेंसी बंद करो, आप आईबी बंद करो, आप सीबीआई बंद करो, आपको तो पता ही नहीं लगेगा कोई हमला कर रहा है कि नहीं। आजाद साहब, अच्छा सुनिए, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, आपने 60 साल राज किया है देश पे, सारे राज जानते हैं आप, तो पता लगा लेते कहां गड़बड़ की इन लोगों ने। ये तो ये विरोधी दल की जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन का काम यही तो है कि सरकार जो गड़बड़ करे उसको पकड़ के जनता के सामने रखे। नहीं, इसीलिए हमने अपने लिए भी यही आरटीआई बनाया था, अपने लिए भी आरटी बनाया, अपने लिए, सबके लिए आरटी बनाया। इतना ही नहीं है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो चीफ है वो भी 1 साल से खाली है। लोकपाल हमने बिल बनाया, वो तो लोकपाल ये सरकार और कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में चला गया। तो आपके पास लोकपाल नहीं है, आपके पास चीफ विजिलेंस कमीशन नहीं है, आपके पास चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है, तो आपको इतला कौन आएगा, सजा कौन देगा, इन्वेस्टिगेशन कौन देगी? नहीं, इन्वेस्टिगेशन वाला कोई है, न सजा देने वाला है और न आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो आपको स्कैम कहां से पता चलेगा? जब स्कैम होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो सबसे पहले जो विरोधी दल है वो पता करते हैं। नहीं, उसी के लिए तो हमने आरटीआई बनाई थी। ये एजेंसी तो सिर्फ उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो वो क्या पिछले 1 साल में कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में, लोकसभा में एक भी भ्रष्टाचार का मामला सरकार का उठा के सामने रखा? बिल्कुल। अभी 2 दिन बहस हुई एक मंत्री के खिलाफ राज्यसभा में और लोकसभा में, और 2 दिन बहस हुई राज्यसभा में। और जब मंत्री ने जवाब दिया, उसके बाद मंत्री ने जवाब सेटिस्फाइड नहीं दिया, सबने वॉकआउट कर दिया। वो थोड़ी कौन कहता है कि मेरा नाम है और मैंने किया है। आपकी अदालत में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर आरोप है कि कांग्रेस में लीडरशिप संकट है। आजाद साहब, 1 साल से हम सुन रहे हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दो,
सोनिया गांधी को पीछे रख दो, कोई कहता है नहीं नहीं सोनिया गांधी बनी रहें, कोई कहता है प्रियंका को ले आओ, है क्या? देखिए, अपना अपना रोल सब कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष। ये ठीक है, स्वाभाविक है, ये कोई नई बात नहीं है। इंदिरा जी के वक्त में भी ये बात उठती थी, पंडित जी के वक्त में भी ये बात उठती थी और दूसरी पार्टियों में भी ये बात उठती है। आप अभी ये प्रधानमंत्री बनने वाले थे बीजेपी, तो अलग अलग लोग अलग अलग जब तक फाइनली चुने नहीं गए, मेरे ख्याल में अटल जी जब तक थे तब तक तो सबको मालूम था अटल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन पिछले 5-7 सालों से जब तक मोदी जी फील्ड में नहीं थे तो अलग अलग नाम आ रहे थे। तो स्वाभाविक है, एक बड़ी पार्टी है और उसमें सिर्फ उस पार्टी के लोग भी नहीं बल्कि पार्टी से बाहर के जो लोग हैं या दूसरी पार्टियों के लिए अपनी अपनी अंदाजे, अपने अपने मर्जी के हिसाब से लीडर्स के बारे में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जो हमारा सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है और दोनों सक्षम हैं अपना अपना काम करने के। देखिए, मैं आपको कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात बताता हूँ। कमलनाथ सबसे सीनियर मेंबर हैं लोकसभा में, जैसे आप राज्यसभा में सीनियर हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जब कोई समस्या लेकर सोनिया गांधी के पास जाता हूँ तो मुझे राहुल के पास भेज देती हैं। राहुल कहते हैं कि आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को करना है। तो पार्टी को आगे बढ़ने के लिए किसी एक व्यक्ति से निर्देश चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपने एक अंडरलाइन फैक्टर बहुत अच्छा नहीं देखा। राहुल गांधी ने अपनी ओपिनियन दी लेकिन कहा कि आखिरी निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट का देखिए, इसका भी तो आपको कंफ्यूजन मतलब बता है देता कि हूं। लीडरशिप, इसका भी आपको कंफ्यूजन बताता हूं। दिग्विजय सिंह, उनको पार्टी के महामंत्री हैं, बड़े नेता हैं। उनका बयान है कि पार्टी में कई मामलों पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक मत नहीं होते। माँ बेटे के बीच अच्छी समझदारी है लेकिन पीढ़ीगत अंतर है। अब इस पीढ़ियों के अंतर में कांग्रेस के नेता तो पिस रहे हैं। इसमें तो इस पीढ़ी, ये आप क्यों लड़ रहे हैं? यह कौन सी नहीं, हम और हम, हमारे बच्चे, कौन सा यहाँ है जिसके बच्चे और बाप के अंदर पीढ़ी का या लड़की और माँ के बीच में या बहू और सास के बीच में पीढ़ी का अंतर नहीं है। तो हम तो थोड़ा सा जब घर चलाते हैं और बिजनेस करते तो भी बाप और बेटा डिफर करते हैं। खाना बनाना है तो सास और बहू तो वहीं लड़ते हैं। वो कहता नमक ज़्यादा डालो, वो कहता मिर्च कम डालो, वो कहता मसाला कम डालो। अरे ये तो जब हम घर के लिए हम बाप बेटे बहू सास के बीच में छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी बात बना सकते हैं, तो ये तो देश और इतना संगठन चलाना है, वहाँ तो अपनी अपनी ओपिनियन स्वाभाविक है। ये कौन सी बात हुई कि एक ने कहा और दूसरे ने कहा हाँ से हाँ, फिर वो पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते। ये तो डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं है, डेमोक्रेसी तो हमारे घर में से ही शुरू हो जाती है कि हम सब अपनी अपनी बात रख सकते हैं। तो अब ये जो बार बार लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए, वो जब समय आएगा बनेंगे। कैसे पता चलेगा कब समय? जिस दिन बनेगा तो आप सब, जिस दिन बनेगा तो सबसे पहले आप ही कवर करने वाले होंगे और दिखाने वाले भी। देखिए, आजकल जो अखबारों में छप रहा है, बहुत सारे अखबार मैंने निकाले, राहुल का रीलॉन्च। अब जब से वो छुट्टी से वापस आए हैं, किसने लिखा कि जनरल बोगी में दिल्ली से अंबाला पहुंचे। फिर किसने लिखा है धूप में चमके राहुल। अब 43 डिग्री में गए। फिर इसमें लिखा है कि राहुल गांधी ने खरीदी 20 रुपए की मूंगफली। राहुल गांधी किसान के घर में नहाए, वहां उनसे साबुन मांगा। ये जो उनकी नई एक्टिविटी है, इसका क्या राज है? राहुल गांधी छुट्टी पे जाएं वो लोगों को पसंद नहीं, और राहुल गांधी ट्रेन में सेकंड क्लास में चढ़े तो पसंद नहीं। अगर स्पेशल जहाज से जाते तो गालियां पड़ती, और आम ट्रेन से चढ़े तो ये कौन सा पाप किया।
किसानों में वहाँ चले यहाँ पंजाब में 13 किलोमीटर धूप में, ये कौन सा पाप किया। महाराष्ट्र में 16 किलोमीटर चले, ये कौन सा पाप किया। 44 डिग्री धूप में तेलंगाना में चले, ये कौन सा पाप किया। किसी गरीब के रहे और ये कौन सा पाप किया। और साबन, हम क्या साबन साथ ले जाते हैं उनके, तो साबन नहीं साथ ले जाते। ये चीजें तो निंदा करने की नहीं है, ये तो अप्रिशिएट करने की चीजें हैं कि हम जो आम साधारण आदमी हैं, जो हिंदुस्तानी आदमी है, जिस तरह से वो चलता है, फिरता है, धूप में जाता है, गर्मी में फिरता है, आम गाड़ी से जाता है, आम घर के किसी रहता है, उसी तरह से अगर एक पार्टी का लीडर है तो ये क्रेडिट की बात है, ये कोई डिस्क्रेडिट की बात नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब कोई बच्चा देर से बोलना शुरू करता है तो जैसे ही बोलता है तो सब खुश होते हैं। अब ये देर से एक्टिव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत खुश है, कम से कम एक्टिव तो हो गए। अपने सोचने का तरीका है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है मेरे ख्याल में बहुत अच्छा कर रहे हैं कि कम से कम दूसरों की तरह तो बाहर नहीं निकलते हैं। अब इतने किसानों ने आत्महत्या की, ये किसानों की इतनी बुरी बदतर हालत है, तो हमारे बीजेपी लीडर्स तो एयर कंडीशन गाड़ी में भी नहीं जाते, कम से कम वो तो पैदल 44 डिग्री टेम्परेचर में जाते हैं। आपकी अदालत में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर आरोप है कि इनकी पार्टी ने चुनावों की हार से सबक नहीं सीखा। आजाद साहब, पिछले एक साल में जितने भी चुनाव हुए लोकसभा के बाद, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, सब जगह कांग्रेस की सरकारें थी, सब जगह हार हुई और ये सिलसिला चलता जा रहा है। 1980 में जब हम दोबारा सत्ता में आए थे, जनवरी के और मई के महीने में इलेक्शन हुई थी, तो सब जगह कांग्रेस की सरकार आई। ये सेंट्रल लेवल पे एक दफ़ा जब सरकार आती है तो इसका असर एक आध साल रहता है, और जो राज्यों में इलेक्शन होते हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। दिल्ली में आज़ाद साहब 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव हुए, एक भी सीट नहीं आई, 10% भी वोट नहीं मिले कांग्रेस को। ये जाहिर है एक इनकम्बेंसी फैक्टर था एक लंबे अरसे तक। आज का ज़माना ऐसा है कि जितना लंबे अरसे तक आप सत्ता में रहो, उतने लोग बजाय खुश होने के नाराज़ हो जाते हैं। बहुत सारी जनता यहाँ पर है, जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आप में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जी हाँ, आप यहाँ थर्ड रो में। मेरा प्रश्न है कि हर जगह हर साल जैसे त्यौहार आता है, कश्मीर में दंगों का बाढ़ आता है, तो मेरा, आप कश्मीर से जुड़े हुए हैं इसलिए मेरा प्रश्न उससे है कि क्यों आशाएं, अभिलाषाएं और मन की उम्मीदें और नौजवानों की जिंदगियां हो जाती हैं छोटी, और नेतागण सेकते हैं उस पर अपने स्वार्थ की रोटी। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरा प्रश्न 2 लाइन और है कि हम सभी हैं इस बात से सहमत कि कश्मीर है धरती का जन्नत, तो कब बनेगी बात, कब बदलेंगे हालात, कब कश्मीर मुक्त होगा अलगाववाद के अभिशाप से? इस देश की जनता का प्रश्न है आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी जो उमंग है, जो भावना है, वही हम सबकी भावना है और वही देश की भावना है, और आप भी देश की भावना से जुड़े हुए हैं। लेकिन दंगे वहाँ नहीं होते। दंगे तो हमेशा हम दूसरे किसी चीज़ को बोलते हैं, वो कश्मीर में कभी दंगे हुए नहीं। 47 में भी दंगे नहीं हुए जब पूरे देश में दंगे हुए थे। हाँ, अलगाववादी शक्तियाँ हैं, और अलगाववादी शक्तियाँ भी, वो मैं अगर उसकी हिस्ट्री जाएंगी तो बहुत लंबी है, लेकिन अब वो सुकड़ की बहुत कम हो गई। उसमें बहुत सारे लोग अब उससे बाहर निकल के आए हैं। आज मैं अगर कहूँगा कि ओवरवेलमिंग जो मेजॉरिटी है कश्मीर में वो राष्ट्रवादी है, और जो अलगाववादी है उनकी संख्या बहुत कम है, और वो दिन दूर नहीं है कि उनकी संख्या ख़त्म हो जाएगी और कश्मीर।
इंशाल्लाह ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि आप तो चीफ मिनिस्टर रहे हुए हैं जम्मू कश्मीर के। जी हाँ। जम्मू कश्मीर में जब वो झंडा दूसरी कंट्री का फहराते हैं तो हमारे दिलों में बड़ी दर्द होती है। तो ये जो है, इस पर लॉ ऑर्डर ऐसा नहीं है कि उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाए और ये कार्य ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत गलत है क्योंकि हमारे सारे हिंदुस्तान पर जो है बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस तरह के। आपने बहुत अच्छा कहा, और जितने आपको दुख होता है, जितनी पीड़ा आपको होती है, उससे ज़्यादा हमको भी होती। हम भी उतने नेशनलिस्ट हैं जितने आप हैं और बाकी साथी हैं, और यही वजह है कि ऐसे लोगों को सख्त से सज़ा देनी चाहिए जो एंटी नेशनल है। वो एंटी नेशनल कश्मीर में हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी धर्म को है, उसको भारत के अंदर दूसरे देश का इस तरह से झंडा लहराना हुआ है। तो दूसरे फंक्शन जब होते हैं, जब उन देशों के प्रधानमंत्री आते हैं, तो वैसे तो फिर हम उन देशों के, पाकिस्तान मिलाकर सब देशों के झंडे लगाते हैं सरकारों के सामने, लेकिन इस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद करना या कोई दूसरे देश का जिंदाबाद करना वो कानूनन जुर्म है, और ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि अभी पिछले दिनों ही ऐसे आदमी को हमने पार्लियामेंट में उठाया, मैंने भी उठाया, लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया, कांग्रेस ने उठाया, विपक्ष ने उठाया, और सरकार को उसका जवाब देना पड़ा, और वो आदमी जेल के अंदर है। आपकी अदालत में आज मुकदमा चलाया कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता गुलाम नबी आज़ाद पर। हमने उनसे पूछा 1 साल मोदी सरकार के कामकाज के बारे में, कांग्रेस की आलोचना के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। उन्होंने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से, बड़ी सफाई से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, जाने माने पत्रकार, राज्यसभा के मेंबर HK दुआ के फैसले का। गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपके सामने बहुत सवाल किए गए आपकी पार्टी के बारे में, आपकी पिछली सरकार के बारे में, यूपीए की सरकार के बारे में। आपने हर सवाल का जवाब बड़ा खुल कर दिया, किसी भी सवाल को टालने की कोशिश नहीं की, जो पॉलिटिक्स में बहुत आम होता है। आपने कोई सवाल टाला नहीं, और आपने जितने भी जवाब दिए हैं विट और ह्यूमर और मजाक से खुश होकर दिए हैं। ये जो विट और ह्यूमर थी वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आती? और अगर विट और पार्लियामेंट जैसे माहौल यहाँ है, अगर यही माहौल पार्लियामेंट में हो तो कई मसलों का हल वैसे ही निकल आएगा। खुशी ये है कि आपने सवालों के जवाब खुल के दिए, किसी सवाल के को नहीं टाला गया, और बड़े, मेरे ख्याल आप भी इसमें इसको मज़ा ले रहे थे, आप सब प्रोसिक्यूटर के सवालों का। एक तो आपको बरी किया जाता है, दूसरा आपको मुबारक दी जाती है कि आप प्रोसिक्यूशन के सवालों का मज़ा ले रहे थे। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि गुलाम नबी आज़ाद इसी तरह से हंसते खेलते, इसी तरह से विट से देश की सेवा करते रहेंगे, सरकार की आलोचना करते रहेंगे, उनकी कमियों को उजागर करते रहेंगे जब तक वो विरोधी दल में हैं। आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।